नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल से नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। नेपाल विमान दुर्घटना में 68 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में तीसरे एकदिवसीय मैच में भारत ने श्रीलंका की रिकॉर्ड 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। और हॉकी विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस गाड़ी से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 23 लाख किलोमीटर का सफर पूरा किया है, जो पृथ्वी के 58 चक्कर लगाने के बराबर है। इन ट्रेनों से अब तक 40 लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों का जो समय बचता है वो भी अनमोल है। कनेक्टिविटी का, स्पीड से और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विविधतापूर्ण संस्कृति वाले इलाकों को जोड़ेगी। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का अनुभव सुखद होगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री मोदी मंगलवार को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने आज नई दिल्ली में बताया कि बैठक स्थल एनडीएमसी सम्मेलन केंद्र पर सुशासन प्रथम, समावेशी और सशक्त भारत तथा विश्व गुरु भारत सहित 6 विभिन्न विषयों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले कल सवेरे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पदाधिकारियों की एक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेताओं को चुनाव जीतने का मंत्र भी देंगे। देश के समक्ष मौजूदा समस्याओं और मुद्दों पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विचार विमर्श होगा और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दिवाकर के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों से क्षमता विकसित करने और अपनी रणनीति तथा नीति तैयार करने को कहा है। राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर आज बेंगलुरु के एएससी केंद्र पर आयोजित शौर्य संध्या को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने और पराक्रम की समृद्ध परंपरा कायम रखने के लिए सैन्य बलों की सराहना की। आजादी से लेकर अब तक भारतीय सेना क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के अपने दृढ़ संकल्प में सदैव अग्रणी रही है। कितनी भी चुनौती, प्रतिकूल, कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमारे सैनिकों का धैर्य और उनका इरादा सदैव अटल रहा है। भारतीय सेना ने चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने आज बेंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में कहा कि सेना उन्नत तकनीक अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है, ताकि मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आज सवेरे हुई एक विमान दुर्घटना में
68 लोगों की मृत्यु हो गई है। येती एयरलाइंस का 72 सीटों वाला एक विमान कास्की जिले में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक सेती नदी के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दुर्घटना की तुरंत बाद नेपाल सरकार ने मंत्रिपरिषद की एक आपात बैठक बुलाई और जांच के लिए 5 सदस्यों के एक आयोग का गठन किया। दुर्घटना का कारण तत्काल स्पष्ट नहीं हुआ है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141136163 और यति एयरलाइंस का हेल्पलाइन नंबर 9801007531 जारी किया है। मृतकों में 24 महिलाएं, 37 पुरुष, 3 किशोर और 3 शिशु शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने काठमांडू के लिए हेल्पलाइन नंबर 9851107021 और पोखरा के लिए 9856037699 जारी किया है। सैनिकों ने शवों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वे नेपाल में हुई विमान दुर्घटना और इसमें भारतीय नागरिकों सहित बहुमूल्य जनहानि पर बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने भू वैज्ञानिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औली रोपवे, मनोहर बाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी सहित जोशी मठ में भूमि धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को राहत और बचाव शीघ्र मुहैया कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने संबंधित अधिकारियों से दरार आने के कारणों पर नजर रखने को कहा। हम पैटर्न देखना चाह रहे हैं, कौन कौन से फैसेट्स में इस तरह क्रैक्स एक लाइन से डेवलप हो रहा है। मनोहर बाग वाला फैसेट है जो एरिया है उस एरिया में ज्यादा है, जो मठ वाला फैसेट एरिया है उसमें कम है। तो ये कोशिश कर रहा हूँ सारे क्रैक्स एक साथ मिलने की दशा में थोड़ी दिक्कत हो। प्लस हमको भी देखना पड़ेगा जो टावर है वहाँ क्रैक्स उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। पाकिस्तान के एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव और विश्व मंचों पर भारतीय उपस्थिति की प्रशंसा की है। दैनिक समाचार पत्र ने कहा है कि श्री मोदी ने भारत को अपना प्रभाव बढ़ाने के स्तर पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के समाचार पत्र में कहा गया है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति कुशल रही है और इसका सकल घरेलू उत्पाद 3000 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इसे असाधारण प्रगति बताते हुए लेखक शहजाद चौधरी ने कहा कि इससे भारत सभी निवेशकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। श्री चौधरी को राजनीति, सुरक्षा और रक्षा से जुड़े मुद्दों का विश्लेषक माना जाता है। इससे पहले नवंबर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की सराहना की थी और इसे दबाव मुक्त और स्वतंत्र बताया था। भारत ने क्यूबा को पेंटावालेंट टीके की 12,500 खुराक दान स्वरूप देने की घोषणा की है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस महीने की 12 से 14 तारीख तक क्यूबा की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ये घोषणा की। ये उनकी पहली क्यूबा यात्रा थी। यात्रा के दौरान श्रीमती लेखी ने क्यूबा संसद के अध्यक्ष इस्तेबान लाजो हर्नांडेज के साथ सार्थक बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड के स्वदेशी टीके के विकास और नारी सशक्तिकरण पर बातचीत की। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की भूमि पर रह रहे लोगों के पुनर्वास और पुनर्विकास के लिए गैर उपकर वाले भवनों को उपकर वाले भवनों में बदल दें। श्री गोयल ने मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि शहर में एनटीसी की 9 कपड़ा मिलों में 11 चौल हैं, जिनमें से 1890 मकान हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एनटीसी मिलों में रह रहे लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में चर्चा के लिए कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगा। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह ही सुरक्षित होंगी।
आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक सुझाव देने का अनुरोध किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में अतिशय मौसम के बारे में पहले से सटीक जानकारी देने के लिए वर्ष 2025 तक डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से मौसम पर निगरानी की दक्षता बढ़ेगी, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था से संबंधित लोगों को फायदा होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय मौसम विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अंतर्गत मौसम विभाग ने रडार नेटवर्क की संख्या बढ़ा दी है। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 4 डॉपलर वेदर रडार सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने 200 एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किए। बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जाने वाला विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास बिहार में है। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि क्रूज पर यात्रा कर रहे पर्यटक आज बक्सर में विभिन्न स्थलों पर गए और बाद में डोरीगंज छपरा पहुंचा। गंगा विलास के पर्यटकों ने आज बक्सर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों का परिभ्रमण किया। सीताराम उपाध्याय संग्रहालय को देखने के बाद स्विट्जरलैंड की एक महिला पर्यटक ने बताया, आई एम सरप्राइज्ड दैट यू हैव सच अ बिग कलेक्शन फ्रॉम दिस एज एंड इट्स such a nice museum. It's so clean. बक्सर के युद्ध स्मारक समेत अन्य स्थलों को देखने के बाद पर्यटक छपरा के डोरीगंज पहुंच गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। G20 में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 आधारभूत कार्यकारी समूह की 2 दिन की बैठक कल पुणे में आयोजित होगी। बैठक की पूर्व संध्या पर वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोलोमन आर्कोए राज ने आज पुणे में संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से कल के वित्तीय नगर समागम, दृढ़ और टिकाऊ विषय पर चर्चा होगी। इस बैठक में शहरों के विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के विभिन्न पहलुओं, नगरीय आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण उन्मुख आधारभूत ढांचे और सामाजिक असंतुलन को कम करने जैसे मुद्दों पर अधिक बल दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक अमन गर्ग ने बताया कि G20 और 13 देशों के आमंत्रित प्रतिनिधि चर्चा करेंगे। पुणे में हम 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें करीबन 35 देशों से 66 डेलीगेट्स आए हैं। 35 देशों के अंदर 20 तो हमारे G20 के देश हैं और 13 हमारे इनवाइटी कंट्रीज हैं और कुछ हमारे इनवाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, OECD है। इन सब से जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। हर बार प्रेसिडेंसी अपना अपना एक नया विषय लेकर आती है, जिसके ऊपर परिचर्चा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार लोगों को प्रकृति से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 391 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 22 ओवर में मात्र 73 रन पर सिमट गई। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन बनाए थे। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत ने पहले मैच में स्पेन और इंग्लैंड ने वेल्स को हराया था। इससे पहले पूल डी में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराकर पहली जीत दर्ज की थी। अमेरिका की आर बोनी गैब्रिएल को मिस यूनिवर्स चुना गया है। ये खिताब जीतने वाली फिलीपींस मूल की वो पहली अमेरिकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक कल से नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य बलों से भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। नेपाल विमान दुर्घटना में 68 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। तिरुवनंतपुरम में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को रिकॉर्ड 317 रन से हराया और हॉकी विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच ड्रॉ। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।